इंडियन रूपी कंटिन्यूसली डेप्रिशिएट कर रहा है अगर हम यूएस डॉलर से कंपेयर करें, और आज की डेट में ऑल टाइम लो हो चुका है रूपी व्हेन वी कंपेयर विद द यूएस डॉलर। और जो एक साइकोलॉजिकल बैरियर था 86 पर डॉलर का, उसको भी पार कर दिया है इंडियन रूपी ने। तो ये जो इंडियन रूपी है वो लगातार डेप्रिशिएट क्यों कर रहा है, इसके पीछे 5 इंपॉर्टेंट कारण हैं जो कि आज हम समझेंगे। प्लस ये भी देखेंगे कि जो 86 पर डॉलर का साइकोलॉजिकल बैरियर है वो तो पार हो गया, लेकिन क्या इसके बाद रूपी और डिक्लाइन होगा या ये डिक्लाइन नहीं होगा, ये अप्रिशिएट होगा, क्या वोलेटिलिटी और बढ़ेगी, इन सारी चीजों को भी आज हम इस एक वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ऋषभ सिंह है, यू आर वाचिंग करंट अफेयर्स पार्ट बाय 247। इस तरीके की न्यूज एनालिसिस अपडेट्स आपको इस चैनल पर मिलती है, तो रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और अगर वीडियोस अच्छी लगती है तो उसे लाइक भी जरूर करिएगा। सो न्यूज ये आ रही है कि रूपी लॉग्स स्टीपेस्ट फॉल इन 2 ईयर्स, 2 सालों में सबसे स्टीपेस्ट फॉल आया है, और 86.58 पर डॉलर जो है इसको टच कर लिया है। पहले जो लास्ट आपका प्रीवियस जो क्लोज था वो आपका 85.97 पर डॉलर था, लेकिन कल या परसों में ही वो 86.58 पर डॉलर पर आ गया है। और जब रूपी इतने पर आया, 86.58 पर आया, तो जिस दिन ये आया उस दिन एशियन करेंसी को अगर हम कंपेयर करें तो सबसे वर्स्ट परफॉर्मेंस किसकी थी उस दिन, जिस दिन 86.58 पर डॉलर हुआ रूपी, वो भारत की थी। तो ये चिंता का विषय है, और लगातार जो है डिप्रिसिएशन हो रहा है, तो इसके पीछे कुछ कारण होंगे। तो 5 महत्वपूर्ण कारण हैं जिसको अभी हम डिस्क्लोज करेंगे, डिकोड करेंगे। तो पहला है, जो यूएस डॉलर है ना, वो स्ट्रेंथन हो रहा है, वो मजबूत हो रहा है पिछले 2 सालों में। अगर हम 2020-2021 को देखें, कोविड का टाइम था, कोविड पैंडेमिक था, सभी देशों की जो इकोनॉमी है उन पर इंपैक्ट आया था। लेकिन जैसे ही लॉकडाउन खत्म हुआ, चीजें बेटर हुई, 2022 से रिकवरी मोड शुरू हुआ है। तो पिछले 2 सालों से, ठीक है, पिछले 2 सालों से जो यूएस डॉलर है वो मजबूत होता गया है। अब यूएस डॉलर अगर मजबूत होगा तो जो इंडियन रूपी है वो डेप्रिशिएट होगा। लेकिन आपको समझना होगा कि जो यूएस डॉलर है वो मजबूत क्यों हो रहा है। उसके पीछे कारण यह है कि जिस तरीके से भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, इसी तरीके से जो यूएस का फेडरल बैंक है, जो सेंट्रल बैंक है, उसने रेट कट्स नहीं किए हैं। रेट कट्स का मतलब यह होता है कि यदि आपको कार खरीदनी है, आपको घर लेना है, या कुछ भी इस तरीके से लग्जरी आइटम्स खरीदने हैं, तो आपके पास इतने कैश नहीं रहते एक बार में। आप क्या करते हो, आप लोन लेते हो, ईएमआई प्रोसेस में जाते हो। लेकिन अगर आप बैंक में गए, आपको पता चला कि यार जो लोन का इंटरेस्ट है वो बहुत ज्यादा है, वो 20% है, 25% है, तो आप थोड़ा सा बैकफुट पर आ जाते हो, यार बाद में देखेंगे। लेकिन अगर वही लोन आप मांगने जाओ और वो इंटरेस्ट रेट 8% है, 10% है, तो आप तुरंत जो है वो लोन को अग्री कर दो, क्योंकि आपको लगे यार ये सही टाइम है, इंटरेस्ट रेट कम है, मैं जल्दी जल्दी जो है वो ईएमआई भर दूंगा, ठीक है, क्योंकि उतना ही कम मुझे अमाउंट देना होगा। तो ये रेट कट्स नहीं किए गए हैं, इस वजह से डिमांड जो है डॉलर की बढ़ती चली जा रही है लगातार पिछले 2 सालों से, एंड रूपी जो है वो ऑटोमेटिकली ही वीक हो रहा है। अब इसके पीछे कारण ये है कि फेडरल बैंक जो है यूएस का, वो क्यों नहीं कट कर रहा है, ये भी आपको समझना होगा। अगर हम बात करें सिर्फ पिछले महीने की ही, ठीक है, पिछले महीने की ही, तो यूएस में 2,56,000 नई जॉब्स ऐड हुई थी। एक्सपेक्टेड था कि जो डॉलर है वो मजबूत हो रहा है तो जॉब्स क्रिएट होंगी, और वो एक्सपेक्टेशन था कि 1,60,000, 1,60,000 के करीब शायद नई जॉब्स क्रिएट हो सकती हैं। लेकिन ये नंबर बढ़कर कितना चला गया, 2,56,000, 2,56,000। क्लियर हो गया। तो अगर लोगों के पास जॉब्स आएंगी, जॉब्स होंगी, तो आपके पास पैसे होंगे, जब पैसे होंगे तो आप डिमांड करोगे, जब डिमांड करोगे तो सप्लाई बढ़ेगी, सप्लाई बढ़ेगी तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो एक विशियस साइकिल बनती है, एक पॉजिटिव साइकिल बनती है, जिससे डॉलर की जो सप्लाई है ना वो मार्केट में तेजी से कैप्चर होती है। मनी सप्लाई की जो स्पीड होती है, जो वेलोसिटी होती है, वो बढ़ती रहती है। प्लस अगर हम सर्विसेज सेक्टर की बात कर लें यूएस में, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात कर लें, तो यहां पर भी अच्छी परफॉर्मेंस रही है यूएस में। तो इस वजह से लोगों के पास जॉब है, जब लोगों के पास जॉब है, लोगों के पास पैसा है, तो लोग खरीदेंगे। भाई आपके पास अगर पैसा है, एक्स्ट्रा पैसा, आप आईफोन खरीदोगे, आईफोन की डिमांड आएगी, आईफोन की डिमांड बढ़ेगी तो उसका सप्लाई बढ़ेगी तो प्रोडक्शन, ठीक है। तो एक ये पॉजिटिव साइकिल बन जाती है। तो नई जॉब्स, सर्विसेज में अच्छी परफॉर्मेंस, मैन्युफैक्चरिंग में अच्छी परफॉर्मेंस, ये सब कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो डेटा निकल के आ रहे हैं। इसकी वजह से जो यूएस का फेडरल बैंक है वो ये नहीं चाह रहा है कि हम रेट कट करें, क्योंकि अगर रेट कट कर देगा, ठीक है, अगर रेट कट कर देगा या रेट्स को बढ़ा देगा, ठीक है, इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देगा, तो ये फिर डिमांड कम हो सकती है। एंड जैसे ही डिमांड कम होगी, अगर डिमांड कम होगी तो क्या होगा, सप्लाई पर इंपैक्ट पड़ेगा। जैसे ही सप्लाई पर इंपैक्ट पड़ेगा, प्रोडक्शन कम हो जाएगा,
प्रोडक्शन कम होगा तो अल्टीमेटली फिर अनएम्प्लॉयमेंट की स्थिति बन जाएगी। तो ये जो पॉजिटिव साइकिल है वो सिर्फ एक रेट कट या इंटरेस्ट को बढ़ाने से पूरा का पूरा पॉजिटिव साइकिल इंपैक्ट कर सकता है। तो इस वजह से जो पॉजिटिव डेटाज आ रहे हैं, इसकी वजह से यूएस का जो फेडरल बैंक है वो रेट कट्स नहीं कर रहा है, इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ा रहा है, रेट नहीं बढ़ा रहा है, डॉलर की डिमांड बढ़ रही है, और जितनी डॉलर की डिमांड बढ़ेगी उतना ही जो रुपी है वो कमजोर होता चला जाएगा, वो डिप्रिशिएट होता चला जाएगा। ठीक है, तो पहला इंपॉर्टेंट कारण है, महत्वपूर्ण कारण है कि यूएस डॉलर है वो मजबूत होता चला जा रहा है। और ये स्ट्रेंथनिंग और हुई है जब से कंफर्म हुआ है कि जो डोनाल्ड ट्रंप है वो यूएस के प्रेसिडेंट बनेंगे, क्योंकि उनका तो स्लोगन ही यही है, मोटो ही यही है कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। ठीक है, तो इस वजह से ये और मजबूत आ गया है, स्ट्रेंथन हुआ है यूएस डॉलर। सेकेंड इंपॉर्टेंट रीजन है कि जो क्रूड ऑयल प्राइसेस हैं भाई ये बढ़ रहे हैं, क्योंकि अगर हम बात करें रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है, ठीक है, हम बात करें मिडिल ईस्ट में क्राइसिस चल रहा है, ईरान पर सैंक्शंस लगे हुए हैं, तो ऑलरेडी ग्लोबल ऑयल जो है, जो ग्लोबल ऑयल की सप्लाई है वो कट है। अब जब ग्लोबल सप्लाई जो है वो कम होगी, डिमांड ज्यादा होगी, तो क्या होगा इससे भैया क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ेंगे। जब क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ेंगे तो भारत को कैसे इंपैक्ट करेगा ये, क्योंकि भारत 60 से 70% जो ऑयल है, जो क्रूड ऑयल है वो इंपोर्ट करता है। तो जितना ज्यादा क्रूड ऑयल महंगा होगा उतने हमारे इंपोर्ट बिल बढ़ेंगे। अगर हमारे इंपोर्ट बिल बढ़ेंगे तो क्या होगा, फिस्कल डेफिसिट आएगा। और जितना ज्यादा फिस्कल डेफिसिट आएगा, फिस्कल डेफिसिट का मतलब यह है कि हम एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं, इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं। दैट मींस हम कमा कम रहे हैं, खर्च ज्यादा कर रहे हैं। अगर आम भाषा में समझे, वो पिक्चर आई थी ना, आमदनी 98 खर्चा रुपया, हम कमा रहे हैं 50 पैसा, हम खर्च कर रहे हैं 1 रुपया, तो फिस्कल डेफिसिट आ जाएगा। जब फिस्कल डेफिसिट बढ़ेगा, वाइडन होगा, तो क्या होगा, रुपया ऑटोमेटिकली ही वीक होता चला जाएगा। ठीक है, वीक होता चला जाएगा, क्योंकि हम एक्सपोर्ट तो ज्यादा कर नहीं रहे, इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं, प्लस हमारे इंपोर्ट बिल भी बढ़ रहे हैं, प्लस इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा। अगर क्रूड ऑयल बढ़ेंगे तो इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा, तो ये भी एक खतरा आ सकता है। ठीक है, तो रुपी डेप्रिशिएट भी कर रहा है, प्लस इन्फ्लेशन के चांसेस भी आ सकते हैं। प्लस अभी डोनाल्ड ट्रंप ने बोला है कि जो रशियन ऑयल है, जो क्रूड ऑयल है, उस पर भी सैंक्शंस इंपोज किया जाएगा, उस पर भी सैंक्शन इंपोज किया जाएगा। अगर उस पर फ्रेश सैंक्शंस जो है इंपोज कर दिए जाएंगे, तो जो डिस्काउंटेड क्रूड ऑयल इंडिया को मिल रहा है रशिया से, वो भी इंपैक्ट करेगा। तो शायद ये क्रूड ऑयल जो है वो और बढ़ जाए, तो अल्टीमेटली डॉलर मजबूत होगा, जो रुपी है वो और डेप्रिशिएट हो जाएगा। तो दूसरा कारण ये है। तीसरा रीजन क्या है कि भैया जो फॉरेन फंड्स हैं उन्हें बड़ी तेजी से इन्वेस्टर्स ने पुल आउट किया है इंडियन मार्केट से। अगर हम 10 जनवरी की बात करें तो इस दिन 2254.68 करोड़ जो इक्विटीज हैं, इसको जो है पुल आउट किया गया है। अब देखो क्या होता है कि जब भी फॉरेन इन्वेस्टर्स अपना पैसा इंडियन मार्केट से निकालते हैं, खींचते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो अपने इंडियन एसेट्स को कन्वर्ट करते हैं फॉरेन करेंसी में। और वो फॉरेन करेंसी कौन होगी भैया, वो डॉलर ही होगी, क्योंकि ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्सपेक्टेड करेंसी कौन सी है, डॉलर ही है। तो इंडियन एसेट्स को, इंडियन रुपी को कन्वर्ट करेंगे किस में, डॉलर में। तो जब डॉलर में कन्वर्ट होगा तो अल्टीमेटली डॉलर की डिमांड बढ़ेगी, जब डॉलर की डिमांड बढ़ेगी तो अल्टीमेटली रुपी जो है वो और वीक होगा। तो जो फॉरेन फंड हैं, जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, उन्होंने पैसा जो है वो कंटिन्यूसली पुल आउट किया है इंडियन मार्केट से। हालांकि जो इंडियन एक्सपर्ट्स हैं, जो इकोनॉमिस्ट हैं, उनका ये कहना है कि ये शॉर्ट टर्म है, लॉन्ग टर्म में इसका इंपैक्ट नहीं आएगा। लॉन्ग टर्म में जो है वो इंडियन मार्केट में वापस से इन्वेस्टर्स आएंगे, लेकिन शॉर्ट टर्म में जो है वो पुल आउट किया है, जिसका इंपैक्ट हमें दिख रहा है कि रुपी फर्दर डेप्रिशिएट होगा, क्योंकि डॉलर की डिमांड और बढ़ेगी। तो तीसरा इंपॉर्टेंट कारण कौन सा है कि भैया जो इंडियन इक्विटीज, जो इंडियन मार्केट है, उसमें इन्वेस्टर्स अपना पैसा पुल आउट कर रहे हैं। क्लियर हो गया। चौथा कारण क्या है कि भैया फॉरेक्स, जो हमारे फॉरेक्स रिजर्व्स हैं, इसमें डिक्लाइन आ रहा है। अगर हम 3 जनवरी की बात करें, 3 जनवरी तक की बात करें, तो फॉरेक्स रिजर्व में कितना नुकसान आया है, कितना कम हुआ है, 5.693 बिलियन डॉलर्स, जो कि फॉरेक्स रिजर्व को कितने पे ले आया है, 634.585 बिलियन डॉलर्स। तो यदि हमारे फॉरेक्स रिजर्व कम हो रहे हैं, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि हम इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं, जो कि मैं आपको बता चुका हूं, हम इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं। ठीक है, हम इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं। तो जितना हम इंपोर्ट ज्यादा करेंगे, ठीक है, इंपोर्ट हम ज्यादा करेंगे, तो
इंपोर्ट जब इंपोर्ट हमारे ज्यादा होंगे तो अल्टीमेटली जो रुपी है इसकी डिमांड कम होगी, डॉलर की डिमांड ज्यादा होगी, क्योंकि हम खरीद ज्यादा रहे हैं, एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं। जब एक्सपोर्ट कम करेंगे तो मार्केट में जो रुपी है वो कम रहेगा। जब जितना कम रहेगा मार्केट में रुपी तो उसकी डिमांड भी कम रहेगी। तो इस वजह से ये भी एक कारण है जिसकी वजह से जो रुपी है वो डेप्रिशिएट हो रहा है। एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड अगर हम एक्सपोर्ट को देखेंगे तो जो एक्सेप्टेड करेंसी है वो कौन सी है, वो आपकी यूएस डॉलर है, जो कि अल्टीमेटली यूएस डॉलर को और मजबूत बना रही है और इंडियन रुपी को डेप्रिशिएट कर रही है। चौथा कारण ये हो गया। लास्ट जो इंपॉर्टेंट कारण है वो ये है कि जो डोमेस्टिक मार्केट सेंटीमेंट है ना, जो हाउस होल्ड है, हम हैं, आप हैं, जो हम खर्चा कर रहे हैं मार्केट में ना वो हम कम कर रहे हैं। जो हमारा सेंटीमेंट है ना वो वीक है। अगर मैं आपको आपका स्टॉक एक्सचेंज की बात करूं तो 550.49 पॉइंट जो है वो रिड्यूस हुआ है, और अगर हम निफ्टी की बात करें तो वो 182.45 पॉइंट जो है वो रिड्यूस हुआ है, कम हुआ है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जो लोग हैं, जो रेसिडेंट हैं, हम हैं, आप हैं, हम ज्यादा मार्केट में पैसा खर्च नहीं कर रहे हैं। अगर हम ज्यादा पैसा मार्केट में खर्च नहीं करेंगे तो मार्केट में रुपी नहीं आएगा। जब मार्केट में रुपी नहीं होगा तो उसकी डिमांड नहीं होगी। जब डिमांड नहीं होगी तो यूएस डॉलर जो है वो मजबूत होगा, और यूएस डॉलर जितना मजबूत होगा अल्टीमेटली क्या होगा, जो रुपी है वो डेप्रिशिएट होगा। अब हम खर्च क्यों नहीं कर रहे हैं भैया? रीजंस हैं। सबसे इंपॉर्टेंट ये देखा गया है कि आफ्टर कोविड ये सर्वे किया गया है कि जो लोग हैं, जो आम जनता है ना, वो सेविंग की तरफ थोड़ी ज्यादा चली गई है। क्यों? क्योंकि आज की डेट में हेल्थ एक इंपॉर्टेंट पहलू बन चुका है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बन चुका है। लोग ये सोच रहे हैं यार हम पैसा ना बचा लेते हैं, कल को अगर कोई हेल्थ इमरजेंसी आ गई, कोई नया पैंडेमिक आ गया। अब जैसे देखिए चाइना में जो है वो नया वायरस आ रहा है तो लोग डर गए हैं, पैनिक हो गया है। ठीक है यार, पैसा बचाना है, क्या पता कल को पैंडेमिक आ जाए, क्योंकि हेल्थ आज भी आउट ऑफ पॉकेट जो हेल्थ है वो बहुत ज्यादा है। तो इस वजह से जो लोग हैं वो सेविंग मोड में चले गए। जितना ज्यादा लोग सेव करेंगे, खर्चा कम करेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है मार्केट में पैसा नहीं आएगा, रुपी नहीं आएगा। रुपी जब मार्केट में आएगा नहीं, उसकी डिमांड ही नहीं आएगी, तो वो ऑटोमेटिक ही कम होता चला जाएगा। किसी भी प्रोडक्ट की अगर डिमांड नहीं रहेगी, ठीक है, कितने बड़े बड़े मोबाइल फोन्स थे पहले, जैसे नोकिया की इतनी ज्यादा डिमांड थी, लेकिन समय के साथ वो डिमांड कम हो गई। जब वो डिमांड कम हो गई तो मार्केट से गायब हो गया, वैनिश हो गया। तो इसी तरीके से अगर मार्केट में रुपी रहेगा नहीं तो उसकी डिमांड ही नहीं रहेगी, डिमांड नहीं रहेगी तो अल्टीमेटली डेप्रिसिएशन होता रहेगा। तो ये 5 इंपॉर्टेंट रीजंस हैं जिसकी वजह से जो रुपी है वो कंटिन्यूसली डेप्रिशिएट कर रहा है, और एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि आगे भी ये डेप्रिसिएशन होता रहेगा। एंड शायद जैसे 86 पर डॉलर पार हुआ है, शायद ये गिर के 88 पर डॉलर भी जा सकता है। कई इकोनॉमिस्ट जो है उनका मानना है कि शायद रुपी डेप्रिसिएशन 88 पर डॉलर पर भी जा सकता है, एंड फर्दर इसके भी जो नीचे है वो जा सकता है। अब करने की क्या जरूरत है भाई? हमें अपने एक्सपोर्ट्स को मजबूत करना होगा। एक्सपोर्ट्स हमारे कैसे मजबूत होंगे? जब तक हमारी मैन्युफैक्चरिंग मजबूत नहीं होगी। तो हमारी अगर मैन्युफैक्चरिंग मजबूत होगी तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो लोगों के पास पैसे आएंगे। जब लोगों के पास पैसे आएंगे तो क्या होगा? लोग डिमांड करेंगे। जब डिमांड करेंगे तो सप्लाई बढ़ेगी, सप्लाई बढ़ेगी तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो ये फिर से जो है वो एम्प्लॉयमेंट को बूस्ट करेगा, तो ये पॉजिटिव साइकिल बन जाएगी। तो अल्टीमेटली गवर्नमेंट को इन्वेस्टमेंट करनी होगी, जिसमें प्राइवेट सेक्टर का भी एक इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि ओवर द ईयर स्पेशली 2013 से 2023 तक को अगर हम देखें तो 2019 से अगर हम 2023 4 साल के साइकिल को देखें तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट में जबरदस्त फॉल आया है। तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट दोनों को बूस्ट करना होगा। मैन्युफैक्चरिंग मजबूत होगी तब जाके एम्प्लॉयमेंट आएगा, एम्प्लॉयमेंट आएगा तो लोगों के पास पैसे, डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली हम देखेंगे कि जो इंटरेस्ट रेट है वो कम होगा। जब इंटरेस्ट रेट और कम होगा तो लोग जो है वो लोन की तरफ जाएंगे, तो ये पॉजिटिव साइकिल बनेगी। तो ये पूरा रीजन है जिसकी वजह से जो रुपी है वो लगातार डेप्रिशिएट कर रहा है। आई होप आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। कोई डाउट होगा तो अपने डाउट आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। कोई भी वीडियो अगर अच्छी लगी तो उसे लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा एंड कॉमेंट भी जरूर से करिएगा। तो आई लाइक टू एंड दिस वीडियो। मुलाकात करेंगे आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।